हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सभी चैप्टर से लिए हैं और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आज कवर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सांची के स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। सांची के स्तूप के संरक्षण में शाहजहाँ बेगम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऐसी कई जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था और इन जगहों पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ और उनके द्वारा प्रयुक्त जो सामान होता था वो गाड़ दिया जाता था। इन स्तूपों को टीला कहते थे। बहुत प्राचीन काल से ही कुछ लोग कुछ स्थलों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति, अनूठी चट्टानें और विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था वह पवित्र स्थल बन जाते थे। अक्सर इन स्थानों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। स्तूप का जन्म गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका में से मस्तूल निकलता था जिसमें एक छतरी लगी रहती थी और टीले के चारों ओर एक वेदिका बनी होती थी जो पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सैनिक 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों में क्या हुआ कि वो सांची का जो स्तूप था उसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगे और फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अच्छी हालत में जो बचा हुआ था सांची का पूर्वी तोरण द्वार उन्होंने फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए या फ्रांस ले जाने के लिए उसकी इजाज़त मांगी शाहजहाँ बेगम से। पर सौभाग्यवश अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों को ही बड़ी सावधानी से बनाई गई जो प्लास्टर प्रतिकृति थी उससे संतुष्ट कर दिया गया। इससे जो मूल कृति थी, जो ओरिजिनल कॉपी थी, वो भोपाल में ही रह गई। भोपाल के शासक जो थे शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी जो थी सुल्तान जहाँ बेगम, इसके रखरखाव के लिए अनुदान दिया उन्होंने धन का। और आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने जो सांची के विषय में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं वो भी उन्होंने सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित किया। और सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया और वहाँ पर ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें भी लिखी थी वहीं पर रहते हुए। और इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया था। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था, कि हर जगह जो नियम हम बना रखे थे जो ब्राह्मणों ने उनका अनुसरण नहीं होता था, सब लोग पालन नहीं करते थे। तो इसके साक्ष्य क्या हैं कि ब्राह्मण कहते थे कि राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है, पर ऐसा भी हुआ है कि कई अक्षत्रिय राजा भी हुए हैं। और बहुपत्नी और बहुपति विवाह ये भी होता था कि एक राजा जो है बहुत सारी औरतों से महिलाओं से विवाह कर लेता था, या बहुत सारे पति होते थे महिलाओं के, या बहुत सारी पत्नियां होती थी एक पुरुष की। और मातृवांशिकता थी कि वैसे तो पितृवांशिकता थी, उस टाइम पे पितृवांशिकता चलती थी, पिता के नाम से वंश चलता था, पर कुछ जगहों पे मातृवांशिकता भी देखी गई है कि माँ के नाम से वंश चल रहा है। और ब्राह्मण राजा भी हुए हैं, कई ब्राह्मण राजा नहीं हो सकते थे ब्राह्मणों के हिसाब से, पर कई ब्राह्मण राजा भी हुए हैं। और अंतर्विवाह पद्धति का प्रयोग किया उन्होंने कि अंतर्विवाह कर लिया, मतलब एक ही गोत्र के अंदर विवाह कर लिया। गोत्र प्रणाली को नहीं माना उन्होंने कि गोत्र प्रणाली में ये होता है कि अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो वो अपने पति का गोत्र रखेगी, पर कहीं कहीं ये भी देखा गया कि वो अपने पिता का ही गोत्र रख रही है, पति का नहीं रख रही। तो इस तरह गोत्र प्रणाली को लोग नहीं मान रहे थे। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे और चचेरे भाई बहन भी कहीं कहीं रक्त संबंध माने जाते थे। कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, जो कि भाई भाई थे और वो भूमि और सत्ता को लेकर लड़ रहे थे। अब मुगल दरबार में दैनिक कार्य और विशेष उत्सवों का उल्लेख कीजिए कि दैनिक कार्य क्या थे। अभिवादन, वही 4 तरीके थे अभिवादन के, 4 तस्लीम, ज़मीन बोसी, सिजदा, कॉर्निश। हैसियत क्या थी, हैसियत कैसे निर्धारित होती थी कि अगर कोई अधिकारी जो है शासक के बहुत करीब बैठा है तो उसकी हैसियत ज़्यादा है, और उससे अगर बहुत दूर बैठा है तो उसकी हैसियत कम है। व्यक्तिगत दैनिक प्रार्थना होती थी, झरोका दर्शन होता था। सार्वजनिक सभा भवन, दीवाने खास दीवाने आम, यहाँ पे सभाएं होती थी। निजी सभा सार्वजनिक सभा दोनों होती थी। विशेष उत्सव देखें तो विशेष उत्सव क्या होते थे
होली, ईद, शब-ए बारात, ये सिंहासन रोहण की वर्षगांठ होती थी। शासक का जन्मदिन हो गया, फ़ारसी नववर्ष या नवरोज़ हो गया। तो इन मौक़ों पर, इन उत्सवों पर बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी वग़ैरह होती थी और शासक जो है दान दिया करता था। बहुत धूमधाम से मनाया जाता था इन्हें। आतिशबाज़ी होती थी, प्रार्थनाएँ होती थी और शासक को तोलने के बाद वस्तुओं का दान किया जाता था। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और ज़मींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो किसान जो हैं वो शोषण, उत्पीड़न और बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा कर्ज़ बढ़ रहा था, उन पे उत्पीड़न हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था और कर लगातार बढ़ता जा रहा था कर। फसल भी ख़राब हो रही थी, असंतोष भी हो रहा था उन्हें और राजस्व देना अनिवार्य था। फसल ख़राब हो फिर भी राजस्व देना अनिवार्य था। तो गैर लचीली राजस्व व्यवस्था थी, मनमाने राजस्व आंकलन, अंग्रेज़ों से मदद की उन्हें आशा नहीं थी बिल्कुल भी कि जो है अंग्रेज़ उनकी मदद करेंगे। तो इस वजह से तालुकदार का क्या हुआ, तालुकदार क्यों इसमें शामिल हुए विद्रोह में? तो क्या हुआ था कि सेना उनकी छीन ली गई थी, स्थानीय न्याय का अधिकार छीन लिया गया था, जागीर और किले छीने गए थे, सेना भंग कर दी उनकी, ज़मीनें छीन ली और कहा कि मालिकाना हक नहीं है। जो शक्ति थी उनकी वो भी सीमित हो गई, केवल राजस्व समाहर्ता बन गए कि सिर्फ उन्हें राजस्व इकट्ठा करना और उनकी कोई शक्ति नहीं रह गई और सत्ता पर जो उनका नियंत्रण था वो भी उन्होंने खो दिया। तो इस वजह से वो गुस्से में थे। राजकुमार और नवाब की अवध के नवाब को शासन न चला पाने के कारण हटा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी, पर उन्हें ये कह के हटा दिया गया कि वो शासन अच्छे से नहीं चला रहे और वो अलोकप्रिय हैं। और सत्ता छीन ली गई उनकी, सेना भंग कर दी गई, सहायक संधि भी थोप दी गई उन पे। नवाब उस टाइम पे लोकप्रिय थे, पर उन्हें ये कह के हटा दिया गया कि वो अलोकप्रिय हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण भी नहीं रहा। सैनिक क्यों कर रहे थे कि कम वेतन, अवकाश ना मिलना। 1820 के दशक तक तो दोस्ताना संबंध थे अंग्रेज़ों और सैनिकों के बीच। तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, शिकार वगैरह करने जाते थे सैनिकों के साथ। पर 1857 के दशक में धीरे धीरे रिश्ते बदल गए। अफसर में जो है वो श्रेष्ठता का भाव आ गया। पहले वो एक अभिभावक की तरह रहते थे सैनिकों के साथ, पर अब उनमें श्रेष्ठता का भाव आ गया कि वो श्रेष्ठ हैं और वो सैनिकों के साथ गाली गलौज करने लगे, शारीरिक हिंसा करने लगे और ये आम बात हो गई। और भरोसे की जगह संदेह ने ले लिया। अब वो उन पर संदेह करने लगे, उन पर भरोसा नहीं रहा उन्हें। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। निम्न कारण थे: जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें लाखों लोग मारे गए और सिख समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वादे पूरे न करना। कि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध से जीत गए अगर अंग्रेज़ तो भारत को आज़ाद कर देंगे, परंतु उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। और ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है। अत्याचार बढ़ा दिया गया कि नए नए कानून और बहुत कर बढ़ा दिया गया। गरीब जनता की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, उन पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो ये रीज़न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हमने पढ़ लिया। फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद जो पूरे उन्होंने वादे नहीं किए अंग्रेज़ों ने, रॉलेट एक्ट आ गया, फिर भारत में अत्याचार बहुत बढ़ गया और महंगाई भी बढ़ रही थी। अब असहयोग आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक कार्य क्या थे? कि सकारात्मक की चरखा अपना लिया लोगों ने और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जो भारत के ही थे, जो अंग्रेज़ों के नहीं थे, जो भारतीयों ने इस शुरू किए थे। नकारात्मक कार्य क्या हुआ कि सरकारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी और उपाधियों का त्याग कर दिया और अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। पर इसका परिणाम क्या हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड हो गया 12 फरवरी 1922 को। कि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था और वो चौकी जला दी थी, आग लगा दी थी। वहाँ पे बहुत पुलिस वाले मारे गए थे। तो इस वजह से ये जो गांधी जी थे उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया था वहीं पे। कुशल नेतृत्व का अभाव। हाँ,
1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? कि निम्न कारण थे कि निश्चित तिथि से पहले ही शुरू कर दिया कि 30 मई 1857 को शुरू किया जाना था, पर उन्होंने निश्चित तिथि से पहले ही शुरू कर दिया। पहले तो ये 30 मई को शुरू किया जाना था, पर सैनिकों ने क्या किया, जोश जोश में इसे पहले ही शुरू कर दिया। परिवहन और संचार का अभाव, की जो अंग्रेज़ हैं उनको तो डाक, तार, रेल और सभी तरह के परिवहन मिले हुए हैं, उनका अधिकार है उन पे, परंतु जो क्रांतिकारी थे उनके पास परिवहन और संचार दोनों ही नहीं था। क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हुआ कि 1857 की क्रांति कुछ ही समय में देश के कई भागों में फैल गई, पर पूरे देश में नहीं फैली वो। और ये विद्रोह अगर पूरे भारत में फैला होता तो शायद ये सफल हो जाता, पर ये पूरे भारत में नहीं फैला। हथियारों का अभाव, इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के पास तो बहुत अत्याधुनिक हथियार थे, एडवांस बिल्कुल, लेकिन सैनिकों ने क्या किया, सिर्फ तलवार और भाले यूज़ किए, तो उनके पास हथियार भी कम थे। कुछ वर्गों का विद्रोह में साथ न देना, कि कुछ उच्च वर्गों ने अंग्रेज़ों के डर से विद्रोह में साथ नहीं दिया, और विद्रोह के असफल होने का ये भी एक कारण था। और कुछ कुशल नेतृत्व का अभाव, कि कुशल नेतृत्व नहीं था, इस आंदोलन को कोई नेतृत्व नहीं मिला हुआ था। बहादुर शाह जफ़र तो बूढ़े हो चुके थे, वो क्या नेतृत्व करेंगे, वो सक्षम नहीं थे नेतृत्व करने में। रानी लक्ष्मीबाई इतनी अनुभवी नहीं थी, और नाना साहेब सैन्य संचालन में निपुण नहीं थे। निश्चित उद्देश्य का न होना, कि सबके अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं, कि 1857 के विद्रोह में जितने भी नेता शामिल थे उनका उद्देश्य अलग अलग था अपना, कि झांसी को रानी को अपना राज्य चाहिए था, किसानों को खोई हुई ज़मीन चाहिए थी, सैनिकों को अच्छा वेतन चाहिए था आदि। इस तरह के उनके अलग अलग उद्देश्य थे, तो उद्देश्य ही अलग अलग होंगे तो विद्रोह कैसे सफल होगा। निश्चित योजना का अभाव, की योजना नहीं थी कोई कि विद्रोह को किस प्रकार आगे बढ़ाना है और भविष्य की क्या रणनीति होगी, वो उन्होंने कुछ नहीं सोच रखी थी। निजी पत्र तथा आत्मकथाएं, इनसे हमें क्या पता लगता है कि विचार कार्यक्रम का ज्ञान होता है, लेखकों का पूर्वाग्रह होता है, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, जेल में क्या क्या हुआ, परिस्थितियाँ कैसी थी, व्यक्ति की भाषा के स्तर का ज्ञान, ये सब इसमें मिलता है। गांधी दर्शन के मुख्य सिद्धांत, की सांप्रदायिक सद्भाव था इनके अंदर, सत्याग्रह, अहिंसा, शांति, महिलाओं का सशक्तिकरण किया इन्होंने, चरखा खादी अपनाने पर बल दिया, रंग-भेद जाति का विरोध किया, और दरिद्र लोगों के प्रति इनमें सच्ची हमदर्दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम, की परिणाम क्या हुए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो गया, विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा हो गया, और सत्याग्रह और शराबबंदी से सरकार की आय कम हो गई, नमक बनाने की अनुमति मिल गई, स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बढ़ गई, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद वो डगमगा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इस वजह से शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पे अत्याचार हो रहे थे। नेहरू रिपोर्ट की शर्त स्वीकार नहीं की गई थी, आर्थिक महामंदी चल रही थी, और नमक पर 14 गुना कर लगा दिया गया था। इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।